आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाक मैथ पर। बच्चों, आज की श्रृंखला रेलवे पीवाईक्यू को आगे बढ़ाते हुए हम सेट संख्या 8 को देखेंगे और इस सेट संख्या में आज हमने स्पेशली ही लोको पायलट के 2018 के सभी प्रश्नों को लिया है। तो देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपको उसी प्रकार दिखाई देंगे जो आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो में आपने देखा है। तो बेटा देखिए, आपको पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कुछ बोर्ड पर इस प्रकार से लिखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 110 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान क्या होगा? देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक है वृत्त इस प्रकार से, और यहां पर कहीं पर दूर एक बिंदु है P, और इस बिंदु से बेटा हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाली बिंदु A पर काटती है और ये वाली B पर, और इसका केंद्र है O। इसका केंद्र क्या है? O। आप एक काम करिए, इसको इससे मिला दो और इसको बेटा इससे। ये B बिंदु बेटा आपका यहाँ। सवाल में पूछा है आपसे कि कोण POA का मान क्या होगा? POA यानी बेटा आपको यहां से इस तरह से जाना है और इस एंगल का मान बताना है, इधर वाले का। तो इस एंगल का मान निकालने के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी कोई स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। आप इस बात को याद रखना, अगर वो 90 डिग्री है तो बेटा ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। और सवाल में बेटा एक एंगल दिया है जो PA से और PB पर बनता है बेटा, उसका मान है 110, यानी कि बेटा ये वाला एंगल है आपके पास 110। आपको बेटा इस कोण का आधा हिस्सा बताना है, तो आधा हिस्सा बताने से पहले पूरा कोण निकालो। पूरा कोण कैसे निकालोगे? तो बेटा ध्यान से देखना, PAOB एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180 360 डिग्री। बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और इसी कोण को आप थीटा मान लो, तो आप बोलेंगे 110 प्लस 90 और प्लस थीटा और प्लस 90, इस प्रकार आएगा आपका 360। आप इस सब को जोड़िए बेटा, ये 180 हो जाएगा और 180 में 110 और जोड़ो, 110 प्लस 180 प्लस थीटा 360। ये टोटल जोड़कर बेटा आपका हो जाएगा 290 और प्लस थीटा बराबर 360। अब यहाँ से आप थीटा का मान निकाल दो। अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर 360 माइनस 290, इस प्रकार बेटा आपको 70 डिग्री मिलेगा। कितने डिग्री मिलेगा? 70 डिग्री। बट सवाल में आपसे पूरा कोण ना पूछकर बेटा आपसे आधा कोण पूछा है ऊपर का। अगर आधा पूछा तो बेटा इसका आधा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 35 डिग्री। क्योंकि इसी कोण का बेटा ऊपर वाला हिस्सा पूछा है, तो आप बता देंगे पूरा एंगल है अगर 70 डिग्री, तो बेटा इसका आधा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 35 डिग्री, क्योंकि ये वाली लाइन होगी बेटा इस कोण को समद्विभाजित करेगी, तो ये वाला एंगल बेटा 30 डिग्री 35 डिग्री रह जाएगा। प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न दो किस प्रकार से बेटा, वो है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 202 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? तो बेटा सॉल्यूशन देने से पहले मैं इसे साफ करता हूँ थोड़ा। देखिए, यानी कि आपसे पूछा वो छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जो 202 में से घटा दो और बेटा आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग, आप जानते हो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे नंबर बेटा जो किसी नंबर के वर्ग होते हैं। जैसे मान लो 4, 4 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे 2 का। जैसे मान लो बेटा 25, तो आप बोलेंगे 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो बेटा इस नंबर को, ये वाला नंबर है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बताओ, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है बेटा 6, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 14। अब इन चारों में से आप कौन सा नंबर इसमें से घटाओगे तो ये पूर्ण वर्ग रह जाए? पहले आप 6 घटा के देखिए। अब जब 6 घटाओगे तो बेटा ये आपका आएगा 196। कितना है बेटा? 196। 196 बेटा किसका वर्ग होता है? तो आप बोलेंगे 14 का। बेटा मुझे पहले ही नंबर को घटाने पर ये संख्या मिल गई कि 196 है। बाकी आप 10 को भी चेक कर सकते हैं, 8 को भी चेक कर सकते हैं और 14 को। बेटा ये किसी सी नंबर से पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगी। तो आपका इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर ही सही होगा कि आप जैसे ही इसमें से 6 घटाओगे आपको बेटा 196 मिलेगा, जो कि 14 का वर्ग होता है। और बेटा 196 एक पूर्ण वर्ग नंबर है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर बेटा देखते हैं अगला प्रश्न 3। प्रश्न संख्या 3 बेटा पढ़िए ध्यान से। एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 हैं। यदि पहले 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 70 हैं और अंतिम 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। ये बेटा 2018 ईएलपी में पूछा था ये सवाल। मैं आपको बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या होती है। मुझे बताओ बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलेंगे 25 स्टूडेंट हैं आपके पास, और जिनका बेटा औसत कितना है? एवरेज। तो आप बोलेंगे इनका एवरेज है सर 60। 25 छात्रों का औसत है बेटा 60। इसका मतलब हर छात्र के अंक होंगे 60-60। सवाल में कह रहा है पहले 13 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है? 70 है। और अंतिम 13 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है? 50। बेटा इस प्रकार से आप ध्यान से देखिए, पहले टोटल विद्यार्थी 25 और पहले 13, यानी टोटल विद्यार्थी तो 25 है। यहाँ पर कह रहा है पहले 13 और बाद के 13। अब दोनों जोड़ोगे तो 26 हो जाओगे। जब ये 26 हो जाएगा तो एक छात्र ज्यादा आ जाएगा। तो बेटा उसी ज्यादा वाले जो छात्र है उसी को हम मध्य छात्र बोलेंगे, उसी के आपको अंक बताने। तो बेटा एक तरीका तो ये होता है 25 का गुणा 60 में करें और उनका योग निकाल लें। वो उस योग में से बेटा 13 गुणा 70 कर लें और 13 गुणा 50 कर लें, और इन दोनों को जोड़कर उस टोटल में से घटा देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये चेक करना है सभी छात्रों का औसत है कितना? 60। और पहले 13 छात्रों का औसत कितना है? 70। तो बताओ बेटा इससे ज्यादा कितना है? तो आप बोलेंगे सर 10। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा। अब मुझे बताओ लास्ट के जो 13 छात्र हैं उनका औसत कितना है? 50। बताओ बेटा ये ऊपर वाले से कितना कम है? तो आप बोलेंगे 10। अब बेटा जैसे ही मैंने इनका डेविएशन चेक किया तो डेविएशन क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि इन 13 छात्रों के आने से उस बीच वाले छात्र के औसत पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर बेटा ये 0 हो गया है तो बोलेंगे मध्य वाले छात्र के अंक 60 ही होंगे। कितने बेटा? 60 होंगे, क्योंकि बेटा अगर ये 0 हो गया है तो इससे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 25 छात्रों का औसत होगा वही बीच वाले छात्र का होगा। तो बेटा ये तो मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच से बताया, आप डेटिंग से भी कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बेटा बोर्ड पे पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये 3 tan थीटा बराबर 2 है, तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा? बेटा रेलवे का एग्जाम है, ये क्वेश्चन तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का आएगा जरूर, इसलिए बेटा इसको छोड़ भी नहीं सकते आप इसे। तो बेटा प्रश्न को देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यदि 3 tan थीटा बराबर 2 है। बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ tan थीटा का मान क्या है? तो आप बोलेंगे सर tan थीटा का मान आ जाएगा 2/3। tan थीटा का मान क्या आएगा बेटा? 2/3। आप एक काम करिए बेटा, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? तब बोलेंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा लिखते हैं। और ये एक अनुपातिक वैल्यू है तो इसे 3/2 ही रहने दो। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा दूसरा तरीका। अब पूछा क्या है आपसे पूछा बेटा 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे में 2 cos थीटा और बेटा sin थीटा। आपसे बेटा इसकी वैल्यू पूछी है। बेटा ये वैल्यू जो दी है, मैं ये कह सकता हूँ sin थीटा बट्टे cos थीटा का अनुपात है 2:3। इसका मतलब sin का मान 2 के रेशियो में, cos का मान 3 के रेशियो में। आप सीधा सीधा मान रख दो बेटा इसमें। sin की जगह 2 रख देना तो बेटा 2 × 2 और cos की जगह 3 रख दो बट्टे। बेटा यहाँ पर 2 है तो 2 को ऐसे ही रखिए और cos का मान 3 रख दो। बेटा रेशियो है, ध्यान रखना, कोई ये cos की वैल्यू नहीं है। तो बेटा sin की जगह आप 2 रख दो। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएंगे तो बेटा 4 - 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 2। तो इस प्रकार बेटा 1/4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1/4। तो बेटा मैंने ये आपको बिल्कुल ही शॉर्टली तरीके से आपको समझा दिया। इसका जो आंसर बनेगा वो 1/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी प्रश्न में बेटा कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके बताएं, तो बेटा अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर करें। बाकी बेटा अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए बेटा। यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बेटा ये एक दोघात समीकरण से लिया हुआ सवाल है। देखिए इसको कैसे करते हैं। आपने बेटा बिल्कुल भी दोघात समीकरण नहीं पढ़ा है, फिर भी बेटा मैं जब भी सवाल कराऊंगा आपको 100% समझ आ जाएगा। देखिए बहुपद कुछ इस प्रकार से दिया है, 5x² - 7x और +2। इसके बेटा दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। बेटा एक चीज याद रख लेना कि दोनों का योग, जब शून्यकों का योग निकालते हैं तो बेटा योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का गुणांक बट्टे ए का गुणांक। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। और जब बेटा अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो होता है सी का गुणांक बट्टे में ए का गुणांक। बेटा ये दो फॉर्मूला आप याद रख लेना। यानी कि जब भी मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा प्लस बीटा तो आप बोलेंगे माइनस बी का गुणांक बट्टे ए का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा पूछूं तो सी का गुणांक बट्टे ए का गुणांक। इस सवाल में बेटा इसी तरह से आपको हल करना है। अब बी का गुणांक कैसे पता चलेगा, तो इसकी तुलना ऐसे कर सकते हो, ax² प्लस bx और प्लस c। इसको ये वाला बहुपद मान लो। जब बेटा इसको ये वाला बहुपद मान लोगे तो आप ये कह सकते हो a का मान सर 5 है और जो b का मान है वो है सर -7 और जो c का मान है वो है 2। इस प्रकार से बेटा आप मान निकाल सकते हैं। और जैसे ही बेटा मान आ जाएंगे तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला होता था b का गुणांक, तो b का गुणांक कितना है -7। बेटा इसमें माइनस पहले से आता है तो हो जाएगा +7 बट्टे ए का गुणांक, तो ए का गुणांक है बेटा 5। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 7/5। ऐसे बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा, तो आपने पढ़ा है सी का गुणांक बट्टे ए का गुणांक। तो सी का गुणांक कितना है बेटा 2 और ए का गुणांक है 5। तो आपने ये भी निकाल। सवाल में पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, यानी बेटा इनको जब उल्टा करके जोड़े तो इनका योग क्या आएगा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये वाला मान पूछा है। इसको बेटा आप लासा लेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इधर बन जाएगा और अल्फा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा। बेटा ये प्लस की संख्या है तो मैं कह सकता हूँ ये वही है जो अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/5 और भागित अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो बोलेंगे 2/5। बेटा देखो 5 से तो 5 कट जाएगा तो बचा कितना 7/2 बचा। इस प्रकार से हम फाइनली बेटा अपने उत्तर तक पहुंच गए। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो होगा बेटा 7/2, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल बेटा जो समझने वाली बात है वो है ये, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और फिर इस सवाल में बेटा कोई जान नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बेटा ELP है, इसी चक्कर में मत बैठ लेना कि सारे सवाल टाइम एंड वर्क से आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे। इसका सिलेबस बेटा कुछ इसी तरह का होता है, तो आपको सब सवाल देखने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हीं सवालों की वजह से बेटा आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ध्यान रखना। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन संख्या 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है। बेटा मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहता हूँ, बताइए समचतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज, तो आप बोलिए सर ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और आमने सामने के कोण कैसे हों, बराबर हों। जैसे इस तरह की आकृति बेटा ये समचतुर्भुज होती है। दूसरी बात बेटा समचतुर्भुज के बारे में, इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पर, 90 डिग्री पर। तो बेटा इसका एक विकर्ण ये होता है और दूसरा विकर्ण ये होता है। देखो जब भी समचतुर्भुज में बेटा विकर्ण दिए हों और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, यदि विकर्ण दिए, विकर्ण, यदि बेटा विकर्ण दिए हों तब क्षेत्रफल। थोड़ा बेटा मैं आपको
डिटेल बताता हूँ, उसके बाद सवाल हल खत्म हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये बेटा आपका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तब क्षेत्रफल बराबर आप लिख भी सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो बनेगा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब आ बेटा प्रश्न पर। प्रश्न ये कह रहा है कि उसके विकर्ण, उसका एक विकर्ण है बेटा वो 8 मीटर का है और क्षेत्रफल 24 दिया है। तो मैं कह सकता हूँ विकर्ण का हमने सूत्र पढ़ा है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण बराबर क्षेत्रफल। और सवाल में क्षेत्रफल दिया है बेटा 24 और यहाँ D2 और पहला विकर्ण लगा दो बेटा 8, दिया भी बेटा 8, दूसरा विकर्ण निकाल लेना है 1/2, 2 से बेटा इसे काटोगे तो आएगा 4 और 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 6 24। तो आप कह सकते हैं सर दूसरा विकर्ण आ गया हमारा 6 मीटर का। दूसरा विकर्ण कितने का आ गया बेटा 6 मीटर का। तो मैं कह सकता हूँ जो इसमें बड़ा वाला विकर्ण है वो होगा 8 का। अगर बेटा पूरे की लंबाई 8 है तो आधे की लंबाई 4 है। अगर छोटे वाले की पूरे की लंबाई 6 है तो आधे की लंबाई 3। और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बेटा 90 डिग्री पर काटते हैं, कितने पर 90। तो आप पाइथागोरस लगा के बेटा भुजा नहीं निकाल सकते हो। भुजा कैसे आएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 होना बेटा 25। और 25 का वर्गमूल किसका होता है बेटा 5 का। तो बेटा ये 5 मीटर जो निकल के आ रही है तो वो कह सकते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा होगी। बेटा मैंने आपको ये थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाया, आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न 7। ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी बेटा जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ करो उसको कॉपी पर लिखा करो। जैसे समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हो तो उसका क्षेत्रफल 1/2 D1 D2, ये काम की चीज थी बेटा, इसको लिख लिया करो। देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बेटा कुछ इस तरह से है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है। उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। बेटा प्रश्न बढ़िया है, आपको बेटा मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सुनिए बेटा मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है। एक कुआं है आपके पास इस प्रकार से, इस प्रकार से, और बेटा इसकी जो गहराई है वो है 14 मीटर, 14। और इसका बेटा जो व्यास है वो है 3 मीटर, 3 मीटर का बेटा इसका व्यास है। अब इसको खोदकर जो मिट्टी निकाली गई है, जो मिट्टी निकाली गई है बेटा, उसको किया क्या इसने, इस प्रकार से जो कुआं था इसको खोद के जो मिट्टी निकाली बेटा वो इसी के सहारे बिछा दी है इस प्रकार से ऊपर, इस प्रकार से। यानी कि बेटा देखा होगा जब भी कुआं से मिट्टी निकाली जाती है तो कुआं के चारों तरफ बिछाते थे, जो कुआं होता है उसके चारों तरफ। तो ये पूछना चाह रहा है इससे जो मिट्टी निकल के आई है उससे कितना ऊंचा चबूतरा बन जाएगा, यानी बेटा कितना ऊंचे आकृति का तटबंध बन जाएगा। बेटा एक बात तो आपको भी क्लियर हो रही है, जितनी मिट्टी निकाली जाएगी उतना ही यहाँ पर बेटा लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसका आयतन और इसका आयतन बेटा बराबर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। बट बेटा ये वाली जो आकृति है वो एक ठोस बेलन है, बेलन। जब बेटा ये वाली आकृति में खोखला बेलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोखला बेलन। तो बेटा मिट्टी निकल जाएगी तो बेटा अंदर से खोखला हो जाएगा और जो मिट्टी होगी कुएं के चारों तरफ रख दी जाएगी और उससे एक तटबंध बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमने इस चीज समझी। अब बढ़ते बेटा प्रश्न की तरफ। सबसे पहले बेटा हम इसके आयतन की बात करते हैं। जब उससे मिट्टी निकाली गई तो बेटा बेलन का आयतन होता क्या, बेलन का आयतन तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा यहाँ व्यास दिया था, क्या दिया था, व्यास। तो बताइए त्रिज्या क्या आएगी, तो बोलेंगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो बेटा 3/2 मीटर। बेटा कुछ चीजें जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उनको ध्यान रखना। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2। तो बेटा इस सूत्र में रखो, पाई को ऐसे रखना, आर की जगह 3/2 और इसका स्क्वायर कर देना और गुणा में एच का मान 14 दिया है। बेटा इस प्रकार से हमने इस बेलन का आयतन निकाल दिया। अब बेटा इसी की जो मिट्टी इसमें से जो निकली है, जो मिट्टी इसमें से निकली है उसी को कुएं के चारों तरफ फैला गया। बेटा कुएं को चारों तरफ जब फैलाया जाता है तो वो कह रहा है जो मिट्टी फैलाई गई है वो 4 मीटर चौड़ाई में फैलाई गई है। यानी बेटा पहले से तो अंदर था ही है,
3, तो बेटा 4 मीटर और फैला दिया, यानी कि ये वाली लंबाई 4 हो गई और ये लंबाई भी बेटा 4 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ घेराव का जो घेराव बना टोटल, तो पहले तो 3 था व्यास, 4 इधर बढ़ गया बेटा, 4 इधर बढ़ गया, तो 4 और 4 8 हो जाएगा और 3 बेटा 11 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? 11। तो मैं कह सकता हूँ जो बाहरी तरफ जो सर्किल बनना है उसका व्यास होगा बेटा 11, तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी? बाहरी त्रिज्या उसको बेटा बड़ी आर मान लो, बड़ी आर का मान आ जाएगा बेटा, तो वो 4 और अंदर वाली बेटा 3 थी, 4 और 3 7 और 7 और 4 11, 11 व्यास होगा तो उसकी आधी त्रिज्या होगी। बेटा बताइए अंदर वाला व्यास कितना था? तो आप बोलेंगे अंदर वाला व्यास था सर 3, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी बेटा 3/2। बात बेटा मेरी समझ आ रही होगी आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक बार बताओ टोटल व्यास कितना हो जाएगा बड़े वाले के लिए? 4 और 3 7 और 4 11, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 11 का आधा। छोटे वाले का व्यास कितना था? तो बोलेंगे 3, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी बेटा 3/2। अब मुझे बताइए बेटा खोखले विलन का आयतन होता क्या है? खोखले विलन का आयतन, खोखले विलन का आयतन, आयतन, तो अब बोलेंगे सर उसका आयतन होता है पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर गुणा में एच। क्लियर बेटा? और मैं कह सकता हूँ ये बेटा ये आयतन और ये आयतन हमेशा बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे? बराबर। बेटा ये वाली मिट्टी इसके चारों तरफ डालेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू कैसे होंगी? बराबर। तो ये वाला मान उठा बेटा यहाँ रख दो, पाई और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एच का मान 14 रहने दो, यहाँ पर पाई लगा दो, और बड़ी आर का मान है बेटा 11/2, तो 11/2 का यहाँ पर स्क्वायर कर दो, छोटी आर का मान है बेटा 3/2, तो इसका स्क्वायर कर दो, और बेटा हमें यहाँ पर एच निकालना है तो बड़ी एच मान लेना है यहाँ पर। देखिए बड़ी जो एच होगी वो तटबंध की बेटा ऊंचाई होगी, जो मिट्टी के द्वारा जो चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई, तो इसको एच मान लेना बेटा, बड़ी एच। इस प्रकार से क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंथी है पर कोई हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ये बेटा पाई से पाई कट जाएगा, और देखो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये आपका हो जाएगा 9 7 63/2। इधर चेक करिए बेटा, 11 का वर्ग 121 और 3 का वर्ग होता है 9, और नीचे लास्ट आएगा बेटा 4, और यहाँ पर लगा है बड़ी एच। ओके, अब बेटा इसको थोड़ा सा माइनस करिए, कितना बचेगा? 63/2। यहाँ बेटा इसको माइनस कर दो, 11 में से 9 जाएंगे तो बेटा 2 बचेंगे और 1, और यहाँ पर 1, और नीचे बेटा 4 है गुणा में एच। नीचे अगर बेटा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बेटा इसको इधर थोड़ा साफ करके बता देता हूँ। देखिए इधर आपने देख लिया होगा, इधर बता देता हूँ, या फिर आपने प्रश्न पढ़ लिया हो तो बेटा मैं थोड़ा प्रश्न को हटाता हूँ और यहाँ करा देता हूँ इसका सोल्यूशन। यहाँ देखिए प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, देखिए यहाँ पर बेटा ये लिखा है 63/4, 112/4, 63/2 लिखा है बेटा यहाँ पर, और गुणा में एच। इतनी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। बेटा देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से बेटा इसको काटिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 ची 12। बताइए एच का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे एच बराबर आ जाएगा 63/56। इसको बेटा किसी एक पहाड़े से काट दो, 7 से काट दो, 7 × 63, 7 × 8 56, तो बड़ी एच का जो मान आएगा बेटा वो 9/8 आएगा, यानी कि जो बेटा तटबंध बनेगा वो कितना ऊंचा होगा? आप बोलेंगे जो तटबंध की ऊंचाई होगी वो सिर्फ 9/8 मीटर होगी। बेटा मैं चाहता तो इसके कुछ स्टेप छोड़ देता, बट आपको ये समझ आना चाहिए इसलिए मैंने हर एक बात को आपको समझाया। तो प्रश्न बेटा अगर नहीं भी समझ आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8, इसको टेन खत्म करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को बेटा ध्यान से पढ़िए। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा? ये बेटा एएलपी 2018 का सवाल है, कैसे पूछा है। एक तरफ बेटा लिख दो पानी, एक तरफ बेटा शरबत। शरबत बेटा पहले इनका अनुपात था 4:1 और बाद में इनका अनुपात था बेटा 3:1। इनको हमें बेटा 1:2 में मिलाना है, तो उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। पहले देखिए यहाँ पर मात्रा टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 5,
और यहाँ बेटा तो टोटल मात्रा कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। बेटा जब भी हम किसी मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं तो पहले इसे समान करते हैं इसकी मात्रा को। तो यहाँ बेटा 5 है और यहाँ पर 4 है, तो इनको समान करने के लिए आप बोलेंगे सर इसमें तो आप करिए 4 से गुणा और इसमें करिए 5 से। अगर बेटा 5 से यहाँ कर रहे हैं, 4 से यहाँ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी करना होगा, या 4 से गुणा करना होगा और यहाँ पे बेटा 5। इस प्रकार जब गुणा करोगे तो 4 चौ 16 हो जाएगा और 4 एकम 4, 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब बेटा ये दोनों जगह बराबर आ रहा होगा, ये भी 70, 4 एकम 4। अब बेटा दोनों जगह कैसा होगा, बराबर, ये भी 20 हो रहा है और ये भी 20 हो रहा है। बट सवाल में कह रहा है इनको 1:2 में मिलाना है, यानी कि इसको 1 रखना है तो इसको 2 रखना है, इस तरह से मिलाना है बेटा। तो बेटा 1 और 2 में मिलाना है तो इसमें 1 से गुणा करना, इसमें 2 से गुणा कर देना, और जब 1 2 से गुणा कर दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 का करो तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16:4। 2 से करोगे तो 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10। बेटा इधर टोटल पानी है और इधर टोटल शरबत है, तो बताओ टोटल पानी 46, टोटल शरबत तो हो जाएगा बेटा 14, और 2 के पहाड़े से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। बेटा अंतिम मिश्रण में जो अनुपात आएगा वो आएगा 23:7। 23:7 बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न बेटा आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है, तो वीडियो बेटा शेयर मार दिया करो कभी कभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पी क्यू और आर ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः बिलियनों ए बी सी का निर्वहन होता है। तो बेटा पी क्यू आर ऐसे 3 पाइप हैं जिनसे बिलियन ए बी सी जाता है एक टैंक के अंदर। पी क्यू और आर अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक क्रम से 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी पाइप खोल दिए जाते हैं और 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का आयतन क्या होगा। ये पूछा बेटा 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का आयतन क्या होगा। तो ये अनुपात पूछा है, आयतन नहीं बेटा, अनुपात क्या होगा। तो बेटा प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना। मैं इसको कराता हूँ बेटा। हमारे पास बेटा 3 पाइप है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। अगर पी सिंगल चलता है तो बेटा इसका टाइम लेता है 30 मिनट, और बी सिंगल चलता है तो लेता है 20 मिनट, और आर सिंगल चलता है तो बेटा ये टाइम लेता है बेटा 10 मिनट। सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, टोटल है टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर। टैंक की बेटा हमने क्षमता मान ली है, टोटल कैपेसिटी मान ली। अगर 30 का भाग दोगे तो ये पता चल जाएगा हर मिनट 2 लीटर भरता होगा, ये हर मिनट 3 लीटर भरता होगा, ये हर मिनट 6 लीटर भरता होगा। सवाल में बेटा नीचे की लाइन पड़ी है कि सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। तो बेटा मुझे बताइए 3 मिनट तक तो ये तीनों पाइप चलेंगे, तो मुझे बताओ 1 मिनट में 6 और 3 9 और 2 11, तीनों बेटा 1 मिनट में 11 भर देंगे। अगर 1 मिनट में 11 भरेंगे तो 3 मिनट बेटा 11 गुणा 3 भरेंगे। सवाल में अनुपात पूछा है बेटा तीनों का सी के साथ, यानी ए बी सी का अनुपात पूछा है केवल सी के साथ। तो बेटा ए बी सी 1 मिनट में भरते हैं 11, तो 3 मिनट में भरेंगे 11 गुणा 3। तो सी बताओ बेटा 1 मिनट में कितना भरता है। सी का मतलब बेटा यहाँ आर से, ठीक है, बी का मतलब है बेटा यहाँ से क्यू से, पी का मतलब बेटा यहाँ से ए से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा ए बी सी की जो क्षमता है जो पी क्यू आर के अनुसार वो होगी 11, और 3 मिनट में होगा 11 गुणा 3। तो मतलब बेटा सी के अकॉर्डिंग 6 भरता है, तो 3 मिनट में बेटा 6 गुणा 3। अनुपात बनाना था बेटा, इसका कोई काम नहीं था, तो आएगा 6/11। क्या बेटा 6/11। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा, ठीक है, राइट। तो बेटा इसमें ये भरता है 2, ये भरता है 3, ये भरता है 6। मैं आपसे कहना चाह रहा था ये कि तीनों पाइपों का 3 मिनट में, तो हर मिनट कितना भरते हैं 11, तो बेटा 3 मिनट में 11 गुणा 3 भरेंगे। ऐसे बेटा मुझे बताओ सी हर मिनट कितना भरता है 6, तो 3 मिनट में भरेगा 6 गुणा 3। तो बेटा इस प्रकार इसका आंसर बनेगा सी के साथ ए बी सी की जो क्षमता है बेटा, जो भरने की कैपेसिटी होगी 6/11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने बेटा आपको ये प्रश्न आपको समझा दिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या बेटा 10 देखिए ध्यान से।
प्रश्न संख्या 10 कह रही है यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 30% के लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बेटा मैं चाहूँ तो इसे एक लाइन में ही खत्म कर सकता हूँ, बाकी आप ध्यान से देखिए। मैंने मान ली कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य था बेटा 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। और 10% के नुकसान पे बेचेंगे तो बेटा एसपी कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 90 रुपये। अब कह रहा है अगर 57 ज्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ हो जाता। बेटा अगर 20% का लाभ यहाँ होता, बेटा 10% की हानि थी और यहाँ हम चाहते हैं 20% का हमें लाभ हो जाए, तो हम बोलेंगे हम 120 में बेचेंगे। अगर 20% ज्यादा में बेचा होता यानी 57 ज्यादा में बेचा होता तब 20% का लाभ होता। तुम बताओ बेटा अगर हमने 10% हानि में बेचा था तो 90 का बिका, और अभी ये कितने का बिक रहा है? 120 में। तो बताओ बेटा हमने बढ़ा कितना दिया? तो आप बोलेंगे सर 30 रुपये या 30 यूनिट। बट सवाल में बेटा कितना अधिक बेचा है? तो आप बोलेंगे 57 ज्यादा में बेचा। क्वेश्चन पूछ रहा है 30% का लाभ कमाना है, तो बताइए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बेटा सीधा 30% होता है 130। बाकी 100 निकालोगे फिर 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं। 0 से 0, 3 से काटोगे तो बेटा आएगा 19। अब बचा बेटा 19 गुणा 13, तो बेटा इसका गुणा कर लेना। 19 दिए 57 से 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24। तो बेटा उसका क्रय मूल्य था वस्तु का 247 रुपये। तो इसमें बेटा आपको समझ आएगा, वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक बेटा यहाँ तक 10 प्रश्न मैंने आपको कराए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और प्रश्न बेटा आपको समझ भी आएंगे। प्रश्न संख्या बेटा 11 में पढ़ी है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। और बेटा इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइए। वीडियो आपको कैसी लगती है बेटा आप कमेंट में बताया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।